इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने वकला से और मीडिया के लोगों से मुलाकात की थी कल, और जो बातें इमरान खान साहब ने कही थी वो सारी बातें मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ। खान साहब ने काफ़ी दिनों के बाद स्टेटमेंट दिया, और काफ़ी दिनों तक उनकी मुलाकातें भी रोकी गईं, और ये जब 8 फरवरी को एहतजाज किया, उसके बाद फिर एक रिएक्शन पब्लिक की जानिब से आया आर्मी चीफ की कुछ एक्टिविटीज़ और उनके ऊपर जो रिएक्शन था, तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें रोक दी गई थी। इमरान खान साहब जब भी उनकी मुलाकातें रोकी जाती हैं तो वो ये कहते हैं कि जेल में बैठा हुआ कर्नल है और वो डायरेक्ट अहकामात लेता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और फिर वो मेरी मुलाकातें रोकता है या जेल को कंट्रोल करता है और वहाँ पे सख्तियाँ करवाता है। अब स्टेटमेंट पहले इमरान खान साहब का सुन लें। खान साहब ये कहते हैं कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडियाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है, लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखे हुए है, सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ हमारी पटिशन्स अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफ़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जिन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल है, गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। आइन हमें ये हक़ देता है कि हम जलसे करें, लेकिन हमसे हमारे आइनी हकूक़ छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हकूक़ पामाल है और अंधेरों का दौर धरा है। पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती आई है, मगर अब इस शोबे की भी मंजूर नज़र अफराद की भर्तियाँ करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है, सवाए इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। उसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निज़ाम चेयरमैन के ज़ेरे साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजर्बा नहीं है। किसी भी बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो, ताकि उसमें स्टेमिना मौजूद हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई है जिसमें खिलाड़ियों ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो रमीज़ राजा को चेयरमैन बनाया, जो क्रिकेट का खिलाड़ी और तजर्बाकार था। मोहसिन नकवी को पहले निगरान वज़ीर आला बनाया। इसके दौर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ, तब भी यही निगरान वज़ीर आला था, और इसकी सरपरस्ती में पंजाब में इंतखाबी फ्रॉड हुआ। अब ये वज़ीर दाखिला है और पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात भी ख़राब है। ये शख्स हर शोबे में नाकाम है। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी को अपना आइडियल मानता है, वही आसिफ जरदारी जिसके मिस्टर 10% के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस शख्स का आइडियल आसिफ जरदारी जैसा शख्स हो, उसकी कारकर्दगी क्या ही हो सकती है। मेरे मुकर्रर करदा पार्टी ओहदेदारान ही पार्टी पॉलिसी बनाने के मजाज हैं। पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के खिलाफ होती है, अपने लोगों के खिलाफ बात करके असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुका, इसलिए उसको पार्टी से निकाला गया है। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के हवाले से एक मरतबा फिर कन्फर्म कर दिया कि उन्हें वो पार्टी में नहीं ले रहे, और निकालने की वजह उन्होंने ये बताई कि वो पार्टी के अंदर डिवीज़न पैदा कर रहे थे, और बजाय इसके कि वो PMLN पे, पीपल्स पार्टी पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, उन पे तनकीद करते, शेर अफजल मरवत की ज़्यादा तनकीद अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर थी, और उन्हें पार्टी के लोगों से ये गिला था कि जो वो चाहते थे पार्टी ने उन्हें उस तरह से उन जगहों के ऊपर अकोमोडेट नहीं किया। तो फिर एक उनका गिला था। शेर अफजल मरवत साहब ज़्यादा की तवक्को कर बैठे थे, लेकिन पार्टी से उन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, और जब आपकी तवक्कुआत टूटती हैं तो बाद औक़ात आप रद्द-ए-अमल दे देते हैं जल्दबाजी में। तो वो रद्द-ए-अमल में ऐसा लगता है शेर अफजल मरवत साहब ने जल्दबाजी की। मेरे ख्याल में अभी भी शेर अफजल मरवत साहब अपना किबला दुरुस्त करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमलावर होने की बजाय तहरीक इंसाफ को कुचलने वाले जो लोग हैं उनकी निशानदेही करें, उनके ऊपर अटैक करें, हुकूमत को टारगेट करें, जाली हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उनके खिलाफ तहरीक चलाएं, और एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर के खिलाफ बुलंद करें अपनी आवाज़। तो बहुत मुमकिन है कि उनकी जगह दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बन जाए, इमरान खान साहब उन्हें ले लें, वरना इमरान खान साहब की पार्टी है, वो जाने, उनका काम जाने। बहरहाल यहाँ पे एक और डेवलपमेंट है नाज़रीन, और ये मैंने फिर थोड़ी रिसर्च भी की इस मामले पे। ISPR ने एक नया सॉन्ग जारी किया है, और ये सॉन्ग जारी किया क्योंकि 6 साल हो गए हैं जब पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक किया था और एक फ़ज़ाई हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, और फिर वो वापस भाग गए थे।
تو بڑی تکلیف تھی بطور پاکستانی ہمیں اس وقت کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور اس کے بعد پاکستان نے پھر اپنا ٹائم لیا, فیصلہ کیا, اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا. تو 2 انڈین طیارے تباہ کرنے کا پاکستان نے دعویٰ کیا تھا. ایک کا ملبہ پاکستان میں گرا تھا اور پائلٹ بھی پاکستان نے پکڑ لیا تھا, ابھینندن. مجھے یاد ہے 2 بڑے زبردست پاکستانی پائلٹ سے جن کا بڑا نام ہوا تھا, حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان علی خان. یہ قومی ہیروز تھے, ہیں, رہیں گے ہمیشہ. تو اس کے اوپر اب 6 سال کے بعد ایک ملی نغمہ جاری کیا گیا ہے ISPR کی جانب سے, دشمنا سن. میں نے تو اس کو 5-6 دفعہ سنا, مجھے بہت مزے کا لگا. بڑا جذباتی قسم کا, بڑا زبردست میوزک, بہت اچھا ہے, لیرکس بھی اچھے ہیں. تو بڑا جوشیلا قسم کا نغمہ ISPR نے بنایا. لیکن 9 گھنٹے گزر گئے اور 9 گھنٹوں میں 8,000 سے کچھ زائد لوگوں نے اس کو سنا ہے. 9 گھنٹوں میں صرف 8,000 لوگوں نے اس کو سنا ISPR کی اپنی سائٹ کے اوپر. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ISPR میں سب سے زیادہ جو گانے سنے گئے وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں سنے گئے, یا جو چیزیں انہوں نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں لانچ کی. اب ISPR ایکچولی یہ کیوں نہیں لوگ سن رہے ہیں, دیکھیں یہ سمجھنا پڑے گا تھوڑا. ISPR کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے. ایک تو سانگ ایسا ہے جو 2019 میں آیا تھا مارچ میں, جب یہ پاکستان نے اس حملے کو ناکام بنایا اور پاکستان نے خود جا کر حملہ کیا اور جب ریٹیلیٹ کیا انڈیا کو, تو اس وقت جو ایک نغمہ آیا تھا وہ 223 ملین مرتبہ لوگوں نے دیکھا ہوا, 23 کروڑ مرتبہ. ادھر 8,000 پورے نہیں ہو رہے. ادھر 1 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ نغمہ پہنچ جاتا تھا لاکھوں میں, ایک گھنٹے میں لاکھوں میں پہنچ جاتا تھا. اور میں گزشتہ 2-3 سال کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا, جب سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا تب سے لے کر اب تک ISPR کی صرف چند ویڈیوز ہیں جنہوں نے 1 لاکھ کو کراس کیا ہے. چند ہزار پہ جا کے ویڈیوز رک جاتی ہیں. بہت کوئی شاد و نادر ویڈیوز ہیں جو 1 لاکھ کو کراس کرتی ہیں. یہ کیا ہوا؟ اگر یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر اب میں اور کس طرح سمجھاؤں کہ زبردست گانا ہے, میں نے سنا ہے, بڑا زبردست ہے. اور 229 ملین کا ایک گانا تھا, کئی 200 ملین کے ہیں, 150 ملین کے ہیں, 15-15 کروڑ 20-20 کروڑ لوگوں نے ISPR کے گانے سنے ہوئے ہیں ماضی میں. اب لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, لگاتے ہی نہیں ہیں. 8-9 گھنٹے گزر گئے ہیں. اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 8,000 لوگوں نے اس کو سنا ہے. ہو سکتا ہے 20-25-30-50 ہزار ہو جائیں کل تک, یا ہو سکتا ہے چند لاکھ ہو جائے, لیکن ملینز میں کیوں نہیں جا رہے جیسے پہلے جاتے تھے؟ بڑا سوال یہ ہے. تو یہ اس کا جواب ISPR کو اور فوجی قیادت کو خود اپنے اندر ڈھونڈنا پڑے گا کہ لوگ ان سے کیوں ناراض ہیں, یا ان کی پروڈکشنز کو اب پسند کیوں نہیں کرتے. حالانکہ زبردست پروڈکشن ہے, میں نے سنی ہے. اچھا, اس ویڈیو کے اندر ایک تو مجھے اعتراض یہ ہے کہ شہباز شریف کو, خواجہ آصف کو اور ان لوگوں کو دکھایا گیا جنہوں نے اس دور میں مذاق اڑایا تھا جب ابھینندن کو چھوڑنے کا عمران خان صاحب نے اور آرمی چیف نے ان سب نے فیصلہ کیا تھا. امریکہ نے انڈیا پاکستان کا یہ معاملہ طے کروایا تھا کہ اس سے پہلے کہ ایک بڑی جنگ اسکیلیٹ ہو جائے, پاکستان نے تگڑا جواب دے دیا ہے, تو آپ یہ پائلٹ واپس کریں تاکہ خطے میں بڑی جنگ سے بچ جائیں. تو اس وقت کے آرمی چیف نے پھر یہ فیصلہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر, اور یہ جو ایک حملہ تھا اس میں عمران خان صاحب کا ایک بڑا کردار تھا. یہ سب کو کہانی پتہ ہے, لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 6 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں عمران خان کو نہیں دکھایا گیا. یعنی اس ہیرو کو نظر انداز کیا گیا جس نے اتنا بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے, جس نے کھڑے ہو کر اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ وی ول ریٹیلیٹ. میں ریٹیلیشن کا سوچوں گا نہیں, میں ریٹیلیٹ کروں گا. یعنی میں واپس حملہ کرنے کا سوچوں گا نہیں, میں واپس حملہ کر دوں گا, کیونکہ میں لا الہ الا اللہ میں مانتا ہوں. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا, اور اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا. تو عمران خان کو اس میں سے غائب کر دیا گیا, اس نغمے میں سے. تو عمران خان کو, اتنے بڑے برانڈ کو باہر نکال کے جب آپ بیچ میں گھسیڑیں گے شہباز شریف کو اور خواجہ آصف کو اور ان لوگوں کو جو اس وقت مذاق اڑا رہے تھے فوج کا بھی اور سارا, یاد ہے وہ کیا کہا تھا ایاز صادق صاحب نے کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا اور ماتھے پہ پسینے تھے, تو ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ. تو یہ سٹیٹمنٹ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, اگر کسی کو نہیں یاد تو نہ ہو. بہرحال یہ آیا گانا, دیکھتے ہیں نغمہ کتنا چلتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے, اس کے اوپر نظر رکھیں گے. لیکن خاص طور پہ اگر اس پہ نظر رکھنی چاہیے کسی کو تو وہ رکھنی چاہیے ISPR کو, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں لوگ انہیں اب نہیں سنتے یا ان کی بات پہ توجہ نہیں دیتے. جہاں ان کے معاملات ملین میں پہنچ جاتے تھے اب 1 لاکھ میں پہنچتے ہیں, وہ بھی گھسٹ گھسٹ کے. سینکڑوں ویڈیوز میں سے کچھ چند ویڈیوز ہیں, آپ انگلیوں پہ گن لیں, 1 آدھے لاکھ تک پہنچتی ہیں. ناظرین جی, اس کے پیچھے نا بہت ساری کہانیاں ہیں اور بہت سارے ایسے دکھ ہیں جو جڑ گئے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر سے کوئی شخص اس کو سن رہا ہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ضرور سنائے. یہ ایک ماں کی فریاد ہے, اس کی آواز سنیں, اور اگر کوئی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو سنوا سکتا ہے
तो वो उन्हें ज़रूर सुनवाए। ये सुनिए ये माँ क्या कह रही है। हाँ, बस मुझे आपको तो पता है कि मेरा भाई जिंदगी का आसरा ही वही बचा है। मैं और थक गई हूँ, मैं ना मुझे कहीं जा सकती हूँ ना कुछ। इतनी मुश्किलों से मुझे लेके जाती है, कभी कोर्ट, कभी थाने, कभी जेल। मेरी अम्मा तो जवाब देंगे ये। मैं बहुत बहुत तकलीफ देखी है इस दौर में। इन दिनों में इतनी तकलीफ देखी है कि जिसको मैं गिनवा नहीं सकती। आप सब लोग मदद करें, बस मेरे बेटे की जमानत हो जाए। ये आपने सुना एक माँ को, आप इनका चेहरा भी देख लें। ये बुजुर्ग खातून है, इनके घर में सिर्फ एक ही मर्द है और कोई नहीं है, बाकी सारी खवातीन हैं इनके घर में। 23 मई 2023 को इसको गिरफ्तार किया गया था 9 मई के मुकदमे में। ये नॉमिनेट भी नहीं था, टेक्निकल बुनियादों पे इसका मुकदमा ख़राब होता रहा और 28 फरवरी को इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत के लिए लगी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुनवाए हैं। कोई इमारत, कोई बिल्डिंग, कोई सामान इतना कीमती नहीं होता कि आप एक माँ का दिल ही तोड़ दें। ये औरत, चीफ जस्टिस साहब 3 दिन, उनके घर वाले बता रहे थे इसी वीडियो में कि 3 दिन ये खातून एक अदालत में ही बैठी रही। 3 दिन कि मेरे बेटे को छोड़ देंगे जज साहब, लेकिन वहाँ से भी नहीं छोड़ा गया। हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी नहीं छोड़ा गया। हर दरवाज़ा इस खातून ने खटखटाया, ये चलने की ताकत नहीं है इनमें। वो कहती है मैं थक गई हूँ। तो जज साहब इंसाफ दीजिए, 28 तारीख को आपके पास मौका है, सब ने मरना है जाके, अल्लाह को भी जवाब देना है। निबड़ देंगे इनको, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इतना क्या डरना। इंसान को होता है खौफ, फैमिली का होता है, अपनी नौकरी का होता है, सोसाइटी में आपने मूव करना होता है, अपनी जान का खतरा होता है और बहुत सारी चीज़ों का खतरा होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी खौफ होना चाहिए इंसान को। ये क्या किया इसके बेटे ने, कितने आदमी मारे हैं। ये बुजुर्ग खातून है बेचारी, दवाइयाँ दे रही है, अदालतों में जाती है, किसी को ये नज़र नहीं आती। और ऐसी कितनी कहानी है, कितने ही लोग हैं बेचारे। अली रज़ा इनके बेटे का नाम है, केस लगा हुआ है, चीफ जस्टिस साहब की रज़ा अली नाम है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा हुआ है। 28 फरवरी को इनके घर की एक खातून बता रही थी। तो मेरी गुजारिश है कि ये चीफ जस्टिस साहब को सुनाए खातून की आवाज़, ताकि इनके बेटे को छोड़े, अपनी माँ के पास जाए उनका बेटा। तो ये नादरीन मैंने सुनवाना था, ये आपने देख लिया। इसके अलावा नादरीन एक और ख़बर है, और वो ये है कि जो प्रोग्राम हो रहा था इस्लामाबाद में अपोजिशन का, ये नहीं अपोजिशन का नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा ग्रैंड किस्म का प्रोग्राम है, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आएंगे, मीडिया भी आएगा, सिविल सोसाइटी है, वकला हैं और सियासी जमातों के लोग हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं अपोजिशन का इत्तेहाद इस्लामाबाद में। तो इसमें जनाब 4 मरतबा वेन्यू तब्दील करना पड़ा। यानी जो भी जगह ये बुक करते हैं काम करने के लिए, ये प्रोग्राम करवाने के लिए, वहाँ पे नामालूम अफराद पहुँच जाते हैं और पहुँच के उसको कैंसिल करवा देते हैं। फिर नई जगह बुक करवाई, वहाँ पहुँच गए, जाके कैंसिल करवा दी। फिर एक और जगह करवाई, वो भी कैंसिल करवा दी। तो चौथी जगह अब तक की इतला के मुताबिक करवाई गई है। और ये आप तस्वीर देख लीजिए, ये साहब बैठे हुए हैं, अखूनज़ादा हुसैन साहब। ये रात के आखिरी पहर तस्वीर लेके डाली थी ज़ुबैर अली खान साहब ने। ये एक और हॉल लेने के बाद उसकी सीढ़ियों पे बैठे हैं कि जनाब यहाँ पे अब मैं ये प्रोग्राम करवाऊँगा और इस कॉन्फ्रेंस को मैं कामयाब बनाने की कोशिश करूँगा। 4 मरतबा वेन्यू तब्दील हो चुका है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। अब इस पर अपोजिशन ये कह रही है कि नाजायज़ हुकूमत आइन के नाम से घबराती है। कल इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी। ये अपोजिशन इत्तेहाद आइन के ऊपर करवा रहे हैं ना, तो आइन के नाम से तो हुकूमत डरती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आइन के ऊपर चलेंगे तो ये तो हुकूमत ही जाली है। आइन और कानून के ऊपर चलेंगे तो ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, ये सब जालसाजी और नौसरबाजी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि हम इन कुव्वतों के बागी हैं जो मुल्क को करप्शन और मार धाड़ से चलाती हैं। हम गली गली में इन नाजायज़ हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे। हालात वैसे बहुत पतले हैं हुकूमत के। ये जश्न वशन दिखा के टिप टॉप वगैरह कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने जितने मनसूबे पेश किए अखबार के अंदर, या जो रोला डाला हुआ था कि ये मनसूबा मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, हर चीज़ वो कहती है मैंने पहली दफ़ा की है। वो राय साकिब साहब है, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया पकड़ के एक ही वीडियो में। उन्होंने बताया कि मरीम नवाज़ ने जितने मनसूबों के नाम लिए कि ये सारे उन्होंने शुरू किए हैं, वो सारे मनसूबे उस्मान बुज़दार साहब के दौर में शुरू हो गए थे। चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें हों, चाहे वो एयर एम्बुलेंस हो, चाहे वो किसान कार्ड हो, हेल्थ पॉलिसी का मामला, अक़लियतों की कुछ भी है, वो सारा मामला जो है वो जुड़ा हुआ था उस्मान बुज़दार साहब के दौर से। तो ज़्यादातर चीज़ें जो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में चल रही थी,
उन्हीं को इन्होंने कंटिन्यू करके उसके ऊपर अपनी तख्ती लगा के रोला डाल दिया कि ये मरीम नवाज ने पहली मरतबा किया है। तो ये पोस्टमार्टम तो इनका हो गया। और जो पंजाब हुकूमत थी उस वक्त की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको चाहिए कि वो चीज़ें निकाल कर बताया करें कि जनाब ये तो प्रोजेक्ट हमारा था, लेकिन वो करें या ना करें, राय साकिब खरल साहब ने ज़बरदस्त काम किया और उन्होंने एक्सपोज किया वो सारा का सारा मामला जिसपे ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे। नादरीन, एक और खबर ये है कि सराब बरकत साहब दोबारा निकले, शहरियों से उन्होंने बातचीत की। अब जब सोशल मीडिया निकलता है, शहरियों में जाके उनसे बात करता है तो पोल खुल जाता है, और हर थोड़े दिन के बाद खुल जाता है। कोई ना कोई सहाफ़ी निकलता है, कभी कोई लाहौर में निकल आता है, कोई रावलपिंडी में, कोई इस्लामाबाद में, कोई पेशावर में, कोई कहीं। तो सारा पोल खुल गया और रावलपिंडी के शहरियों ने एक मरतबा फिर मरीम नवाज़ की कारकर्दगी पे सवालिया निशान लगाया। लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि इन्होंने हमें कोई रिलीफ दिया। रिलीफ तो इन्होंने दिया ही नहीं। देखे, लोगों को इंटरटेनमेंट बाद में चाहिए होती है, रोटी कपड़ा और मकान उनका पहला मसला होता है। महंगाई इन्होंने बेशुमार बढ़ा दी है, भूख बढ़ा दी है, बेरोज़गारी बढ़ा दी है और माशी तबाही कर दी है पाकिस्तान में। बदअमनी में इन्होंने पूरे मुल्क को जकड़ लिया है और इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं लोगों को। इंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की लास्ट प्रायोरिटी होती है। लोग पहले ये चाहते हैं कि उनका रोज़गार हो, उनको खाने पीने के लिए मिल जाए, कोई छत मिल जाए अपने बच्चों को रखने के लिए, कोई एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, तो भूखे ना मरे लोग। लोगों की तवज्जो पहले इन चीज़ों की तरफ होती है, उसके बाद लोग इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। तो इंटरटेनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हॉर्स एंड कैटल शो या इस तरह के और प्रोग्राम्स हैं, ये होने चाहिए, बार बार होने चाहिए। साल में एक मरतबा नहीं बल्कि सारा साल ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी आप तब इनको बना सकते हैं या इनकी बुनियाद के ऊपर आप अपना एक पूरा नैरेटिव तब खड़ा कर सकते हैं जब लोगों को बाकी सारी चीज़ें मिल रही हों जो उनकी ज़रूरियात है। जब लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होते हैं ना, तो तब इन प्रोजेक्ट्स को आप फ्रंट पे नहीं रख सकते, जो ये गलती कर रही है हुकूमत। तो इससे लोग उल्टा नाराज़ हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब देखें, हमारे पास खाने के लिए नहीं है और इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही और ये आतिशबाजियाँ कर रहे हैं और ये इंजॉयमेंट कर रहे हैं और उनकी पब्लिसिटी भी सबसे आगे बढ़ बढ़ के कर रहे हैं। जबकि सेम टाइम में नाज़रीन, अगर आप बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें तो बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर और बहुत सारे इलाकों में अब हुकूमत की रिट ख़त्म होती चली जा रही है, जो बड़ी बदकिस्मती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमती रुकन कौमी असम्बली खालिद मक्सी, उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान में अब कोई नहीं जा सकता, सड़कों पर BLA वाले सरेआम घूम रहे हैं। कल वजीर से हथियार लेकर उसे छोड़ दिया, लोगों के पास अब सिर्फ हथियार उठाने का ऑप्शन रह गया है। ये जनाब हुकूमती रुकन कौमी असम्बली खालिद मक्सी साहब फरमा रहे हैं। ये कोई अपोजिशन का आदमी नहीं कह रहा, या मैं अपने से घड़ के स्टोरी नहीं ले आया। हालात वहाँ पे ऐसे ही हैं। सरफराज भुगटी साहब जो हैं वो एक ऐसे कॉन्वॉय में मूव करते हैं मखसूस एरियाज़ में कि जिसके बगैर वो वहाँ पे मूव भी नहीं कर सकते। और जिस लेवल का वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है, कोई इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। फजलुर रहमान साहब ने तो यहाँ तक कहा, बल्कि PTI के लोगों ने भी कहा कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान टूटने की तरफ ना चला जाए, आपको अपनी तवज्जो वहाँ करनी चाहिए। ये लाहौर के मेले ठेले लगे रहेंगे, ये लगते रहेंगे। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि परवेज़ इलाही ने भी बतौर वज़ीर आला पंजाब मेला मवेशियाँ करवाया था और उस वक्त भी यही आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त ये आर्मी चीफ क्यों नहीं गए उस मेला मवेशियाँ में? कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे। बहरहाल सवालात तो उठते रहेंगे। तवज्जो मुल्क की सालमियत, मुल्क की हिफाजत और अमन व अमान की तरफ देनी चाहिए और वही हमारी फोर्सेस की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सियासी मामलात को सियासतदानों पे छोड़ें, इदारे अपनी डोमेन में जाएं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।